डकैतों से कैसे करती थी मुठभेड़। कई बार होता था आमना सामना। आम आदमी के साथ पुलिस मित्रता का व्यवहार करे और आम आदमी यह महसूस करे कि हमारे थाने हैं। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता को इस बात का एहसास हो। वर्दी कब सुधरेगी, कब सदा सहायता का भाव आएगा। आज ऐसे तमाम विषयों पर हम हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ। जी नमस्कार, शुभकामना आपको। प्रणाम। कई जगह एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एक लंबा अनुभव है। हम सबसे पहले आपको बुंदेलखंड ले चलेंगे। बुंदेलखंड में जब आप आईजी थे, पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन, उस समय अब तो रेंज हो गया, सिमट गया, अधिकार को सीमित कर दिया गया। उस समय आप लोग 10 जिले देखते थे, अब 3-4 जिले। तो उस समय ददुआ था। ददुआ एक बड़ा नाम था। ददुआ को आज लोग पूछते भी हैं। कोई अनुभव बताएं उस समय का। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ददुआ ही क्यों, बुंदेलखंड और विशेष रूप से वो चित्रकूट का जिला जैसे डकैतों के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि, बड़ी उर्वर भूमि रही है। और जैसे आप दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का नाम सुना करते थे कि एक राक्षस मारा गया तो दूसरा जहां खून की बूंद गिरी वहां फिर पैदा हो गया, कई पैदा हो गए। उस तरह तो मैंने वो रामू का पुरवा कांड देखा है, जिस समय सन 86 की बात थी कि रामू का पुरवा कांड में कि दर्जनों लाशें गिरी पड़ी हैं। डाकुओं ने पूरे गांव में आग लगा दी है और मारे डर के पूरा बाकी जितने लोग बचे हैं गांव छोड़कर भाग गए हैं। ये होता था उत्तर प्रदेश में डर का, आतंक का माहौल। और उतना ही नहीं, उससे अगर पहले की भी बात करूं तो आपने सुना होगा कि आगरा की बाह तहसील, इटावा जिला, मुरैना, भिंड और उससे मिले हुए उत्तर प्रदेश के जालौन, बांदा, ये सब ऐसे जिले थे जहां डाकुओं के कानून चलते थे। अपहरण कर लाते थे दिल्ली, मुंबई से, और जंगलों में जब भैंस बांधने वाली जो चेन होती है ना, उससे बांध कर हाथ पांव डाल देते थे जंगलों में, झाड़ियों में, और जब फिरौती का पैसा आ जाता था तब उनको छोड़ते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस स्थिति से बहुत आगे प्रगति कर ली है। अब एक एक गिरोह में उस समय 90-92 डाकू बंदूकें लेके चलते थे, जिनको कहते थे चंबल के डाकू। एक बार हमारा मुकाबला भी ऐसे घोड़े वाले डाकुओं से हो गया, जो घोड़ों पे बंदूकें, राइफलें लेके चलते थे। घटना फर्रुखाबाद और बदायूं बॉर्डर की थी, काली नदी के किनारे। खूब गोलियां चली, खूब डाकुओं को मारा गया, दौड़ाया गया, और अंत में सारे घोड़े बरामद हुए। और घोड़े बड़ी दिक्कत आ गई कि घोड़ों को क्या किया जाए, तो बड़े कम लोग मिले जिनको घोड़े सुपुर्दगी में दिए गए कि इनको रखे रहो, फिर कोर्ट से जैसा ऑर्डर होगा किया जाएगा। इसी तरह तमाम डाकू गिरोह, जैसे चित्रकूट में ददुआ का नाम आता है, उसी तरह जब मैं इटावा तैनात था, जालौन तैनात था, फर्रुखाबाद में तैनात था, बांदा, चित्रकूट के बीहड़ों में ड्यूटी करता था, तो उस समय पीएसी और पुलिस की टुकड़ियां लेकर के रात रात कई दिन तक चंबल और यमुना के किनारे पहाड़ों में टीलों के ऊपर सो जाना, वहीं से सुबह उठकर फिर से डकैतों का पीछा शुरू कर देना। वो दिन हम लोगों ने देखे हैं। वो पुलिसिंग का जिसमें कहीं भ्रष्टाचार, कहीं नाजायज काम, ये सब दिमाग में नहीं आता था। ये आता था कि दृढ़ संकल्प के साथ कार्बाइन, मशीन गन, एलएमजी लेकर, आर्म पुलिस लेकर के डाकुओं को पीछा करके इस कोढ़ से समाज को मुक्ति दिलानी है, समाज की रक्षा करनी है। ये भाव रहता था। दर्जनों बार मुठभेड़ें हुई, 100 से ज़्यादा अपराधियों को मुठभेड़ों में मारा गया। लेकिन ये नहीं कि कोई फर्जी मुठभेड़, मतलब पकड़ करके नहीं मारा, नहीं, सामने सामने गोलियां चलती थीं। आपने तो वो भी सुना था, याद होगा, जब सिवान में
शहाबुद्दीन के घर पर गोलियां चली। 12 बजे से 4 बजे दिन में सैकड़ों राउंड फायर हुए और बिहार के लगभग 12 बड़े हिस्ट्री सीटर बदमाश मौके पर मारे गए। और भगवान की ही कृपा रही कि हम लोग कार के नीचे छिपकर राइफलों से फायर करते रहे। उस समय सिवान कैसे आप लोग चढ़ गए थे? आप तो यूपी कैडर के हम आईपीएस लोग थे। मीटिंग के लिए सिवान की पुलिस ने बुलाया था, डीआईजी, वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम। जब हम वहाँ पहुंचे ट्रेन से मीटिंग अच्छा, के लिए, देवरिया आपका क्षेत्र जी था देवरिया और हमारा सिवान क्षेत्र फिर था। बिहार। जी। तो मीटिंग के लिए बुलाया। हमारे क्षेत्र की गाड़ियां चोरी कर लेते थे, कारें, जीपें, और उसके बाद खुली वसूली कि 5 लाख दे जाओ, कार ले जाओ। तो जब एक बार 2 बार, जब सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं जहां देखो वहीं होने लगी, तो फिर मैं डीआईजी था तब भी मीटिंग के लिए हम लोग गए। वहां गए तो उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के गुंडों ने हम लोगों को बंधक बना लिया है, जिप्सी में आग लगा दी है, सिपाही को मार डाला, आइए भाई साहब जान बचाइए। हम लोग सिवान रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। वहां से सारे जवानों को इकट्ठा करके हम लोगों ने कहा गाड़ी भेजो, तब आए हम। गाड़ियां आई उनकी, गए बैठ करके हम लोग। तब तक हमने अपने यहाँ से भी रेनफोर्समेंट मंगाया, देवरिया से और गाड़ियाँ पहुँच गई, फोर्स पहुँच गई, और 4 घंटे खूब युद्ध की तरह गोलियाँ चलीं। तो इस प्रकार की पुलिसिंग, आमने सामने की लड़ाई अपराधी तत्वों से होती थी। तो उस समय एक आत्मविश्वास कि हम समाज की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस आत्मविश्वास के साथ हम लोग काम करते थे। भाई साहब, मुखिया के नाते मनोबल कैसे बढ़ाते थे पुलिसकर्मियों का? बहुधा होता यह है अधिकारी पीछे रहेगा, जवानों को आगे कर देगा, चल बेटा, और अपने पीछे रहेगा। आपकी भूमिका क्या होती थी? मैंने स्वयं किया भी है और वही कहा भी है और वही लोगों को प्रेरित किया है। लीडर शुड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब हम गोली खाने को तैयार हैं तो हमारा जवान बहादुरी के साथ युद्ध लड़ता है कि हमारे साथ पीछे खड़े होकर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आगे हैं, आओ बहादुरों समाज की रक्षा के लिए। और एक और बात होती है, जब आप उच्चतर आदर्श सामने लेकर के कि किसी को गलत काम में नहीं, किसी को बेईमानी से नहीं, किसी को नाहक नहीं, केवल गोलियां उनके साथ चलेंगी जो गोली चलाएंगे, और इनकाउंटर किसी ऐरू गैरू का नहीं, छांट के केवल जो दर्जनों क्राइम करके फरार चल रहे हैं, दर्जनों डकैती डाली हैं, दर्जनों बलात्कार किए हैं, तो फिर हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए अपने जवानों को कहते थे कि यही काम तो भगवान राम ने किया था, यही काम तो भगवान कृष्ण करते थे, राक्षसों का नाश और सज्जनों की रक्षा। सज्जनों के लिए पुलिस का सद्व्यवहार, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यानी वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए और फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। बैठ करके ऐसा लगे ही ना कि पुलिस है, लगे कि आपके ही भाई, आपके बेटे हैं, काम कर रहे हैं। और वो हरदम वो स्लोगन अपने जवानों को प्रेरित करने के लिए, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, ये धर्म का कार्य है, इन दुष्टों को मारना बड़े पुण्य का काम है, इससे पुण्य मिलेगा हमको कि हमने लोगों की रक्षा की, ये भावना से। और दूसरा एक एज ओल्ड जो सिद्धांत है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको तुरंत दूर, और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तुरंत पुरस्कार। ये होता है समाज को अच्छाई की ओर बढ़ाने का और बुराई से दूर करने का सिद्धांत, चाहे जहां हो, संगठन हो, देश हो, समाज हो, कहीं भी। और इससे और आगे एक बात कि आप में भरोसा हो कि अगर गलती हो जाएगी तो हम साथ खड़े हैं, चिंता मत करना। गलती हो जाती है आदमी से, बस हमारी बदनीयती नहीं होगी, गलती होगी तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, माफ़ की जाती है, वो भी वादा करता है कि अब दोबारा गलती नहीं होगी और संभल के काम करेंगे। होता क्या है बहुधा कि एक बार अगर किसी अपराध में जाने अनजाने आदमी संलिप्त हो गया तो पुलिस बार बार, जैसे एक बार अगर कट्टा किसी तरह से पकड़ा गया तो पुलिस दोबारा भी कहेगी बेटा आप हमारे लिए जाओ। क्या क्या अनुभव है आपका? बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना सोचे, अरे वो एक जगह चोरी हो गई है तो जितने चोर हैं पुराने उनको सबको पकड़ लो और पकड़ के उनको बंद कर दो, और ऊपर अधिकारियों को बता दो कि अरे साहब उस चोरी में हमने 50 संदिग्ध लोगों को पकड़ा,
और अखबार टीवी में भी आ गया, 50 संदिग्ध लोग पकड़ गए हैं, फिर उसमें से जो सबसे मुफीद लगे उनमें उनको बंद कर दिया गया। नहीं, हमने एक प्रयोग किया, जी अपराधियों को सुधारने का अभियान। जी कोई भी अपराधी जो वादा करे कि अब हम दोबारा क्राइम नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस नहीं गारंटी लेगी, उस मोहल्ले के लोग गारंटी लेंगे। एक फॉर्म भरा जाएगा, कम से कम 20 लोग उस मोहल्ले के जमानत लेंगे कि अब इसको पुलिस न बंद करे, ये सुधरने को कह रहा है, जब तक कोई नया क्राइम न कर दे तब तक चालान न किया जाए, तब तक गिरफ्तार न किया जाए। और इस सिद्धांत का मैंने पालन किया। आप ताजुब करेंगे, जैसे ही विश्वास हो गया लोगों को, तमाम जिलों में मैंने इसका प्रयोग किया, तमाम एरिया में प्रयोग करने के बाद बहुत से लोग सुधर गए। और ये होता है कि पुलिस को सुधरने का भी मौका देना चाहिए। जी और जो नए अपराधी निकले उनके बदले ये नहीं कि पुराने वाले ही लगातार बंद होते चले जाएं। ऐसा किया आपने। जी। लेकिन अपराधी का जो ध्वंस होगा दहशत के आधार पर तो 20 लोग लिख के दे देंगे। इस पर प्रयोग क्या करते थे आप? उसमें ध्वंस के आधार पर ना दे दें, जी इस पर सबसे अच्छी सफलता बनारस में मिली थी। जी जब मैं वहाँ एसएसपी हुआ, फिर बाद में वहीं डीआईजी हुआ, तो क्या सफलता मिली कि जब क्रिमिनल जाता था किसी के पास, उसके घर के लोग जाते थे, भैया कप्तान साहब ने कहा है कि अगर तुम लोग लिख दो कि हम दोबारा, पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी अगर हम अब क्राइम नहीं करेंगे, जी तो वो लोग कहते थे भैया हमको ना इसमें बवाल में डालो, तब वो सरेंडर करता था। मेरी यही परिकल्पना थी, समाज में सज्जन का सम्मान बढ़े और क्रिमिनल अपनी गलती मान करके समाज के प्रति आत्मसमर्पण करे। कानून से भी ऊपर होता है समाज, समाज के सामने समर्पण करे, समाज के लोग कहें कि साहब एक मौका इसको दीजिए, अब अगर दोबारा क्राइम करेगा तो हम लोग खुद पकड़ के ले आएंगे। इस भावना से बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तमाम अपराधी सुधरे, लोगों को आश्चर्य लगा कि अरे जो सबसे बड़ा गुंडा है वो कह रहा प्लीज लिख दीजिए कि हमको पुलिस न परेशान करे, हम अब क्राइम नहीं करेंगे। उनको एकदम से आश्चर्य लगा कि ये कौन, यानी समाज को शक्ति दे दी गई जो पुलिस की शक्ति है। ये चलिए, आपका कार्यकाल खत्म हुआ वहां से, उसके बाद कभी आपने जानने का प्रयास किया कि उस अपराधी का क्या हुआ? फिर वो अपराध की के क्षेत्र में लौट आया अथवा सुधर गया? कभी कोई प्रयोग? हाँ, बहुत आप आश्चर्य करेंगे, जितने अपराधियों को मैंने इस प्रकार सुधरने का मौका दिया, जब तक मैं रहा उन्होंने क्राइम नहीं किया। और उसके बाद एक आम छवि उनकी बन गई कि अब वो क्राइम नहीं करता, अब उसने कोई दुकान खोल ली है वहाँ बैठता है, अब वो कोई जगह नौकरी कर लिया है वहाँ काम करता है। और आप आश्चर्य करेंगे, आज भी तमाम वो हमको पत्र लिखते हैं ऐसे लोग कि आपके प्रयास से हमारा क्राइम की ज़िंदगी से वो नाता टूट गया, दोबारा क्राइम में जाने की एक भी घटना नहीं उनमें हुई जितने लोगों ने ये बांड भरे थे। दोस्तों, पुलिस का यह दायित्व है कि सुधरने का मौका दे। यह नहीं कि एक बार अगर जाने अनजाने में हो गया तो लगातार उसमें ढकेलता रहे। हम हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, परिवार नियोजन की है। यह चीज़ें गाँव में नहीं है। अब सेवानिवृत्ति के बाद क्या कुछ इस दिशा में प्रयास करना चाहेंगे? क्या सोच है आपकी? विकास, कितने भी विकास के पैसे आ जाएं, लेकिन चाहे कितना भी विकास हम कर लें, लेकिन अगर हमारी आबादी लगातार बढ़ती रही तो विकास का जितना प्रयास होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा समाज को। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है और इस पर मैं अपने तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार ये कहता रहता हूँ, प्रचार करता हूँ, जनजागरण करता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए और 2 बच्चों से ज़्यादा किसी को भी बच्चे पैदा करने की छूट न दी जाए। लोगों को ये बताया जाए कि देश के हित में यही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे किसी को ना हों। और इतना ही नहीं, वो जो कॉमन सिविल कोड की बात है कि अगर एक ही आदमी कई शादियां करेगा और हर औरत से बच्चे पैदा करेगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ना लाई जाए, इसको सभी नागरिकों के लिए कि भाई एक आदमी
एक शादी, एक विवाह, एक औरत, एक आदमी, तो उससे क्या होगा? 2 बच्चे। तो उससे क्या होगा कि एक तो औरतों के प्रति जो अन्याय होता है वो टूटेगा, कम होगा। कि जो 4-4 शादी आप कर लोगे तो फिर अन्याय नहीं कर पाओगे सभी औरतों के साथ। इसी तरह तमाम बच्चे पैदा कर दोगे, उनकी परवरिश नहीं कर पाओगे। तो उस सामाजिक दृष्टि से भी उपयोगी है परिवार नियोजन। और इसमें दृढ़तापूर्वक एक कॉन्सेंसस बनाई जानी चाहिए। मैं तो इस विचार का हूं कि हमारे संविधान में एक वो भी प्राविजन है कि लोगों की राय इकट्ठा करना। अगर संदेह हो सरकार के मन में तो सबकी कंसेंसस बना ली जाए, लोगों का रेफरेंडम कहते हैं उसको, रेफरेंडम ले लिया जाए, लोगों की राय इकट्ठा कर ली जाए कि भाई ये कानून पास कर दिया जाए कि नहीं, अगर शंका हो, और उसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। कन्या भ्रूण हत्याएं पहले भी हुई, आज भी हुई, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं, सरकार तक यह बात शायद न पहुंच पाई हो, आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूँगा। गांव-गांव में शादियां अब नहीं हो रही हैं, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, 10, 20, 25, 50, 100, 200 लड़की एक एक गांव में घूम रहे हैं। ट्रैक्टर है, 4 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए। और इससे सोचिए कितना दुष्परिणाम होगा। जिस समाज में पहले से ही महिला उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति अपराध, छेड़खानी, बलात्कार, ये समस्याओं से जो समाज जूझ रहा हो, वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे की शादी 21 साल तक हो जाए। 21 साल पूरे होने पर हर लड़के की, 18 साल पूरे होने पर हर लड़की की, और अगर शादी ना भी हो तो कम से कम इंगेजमेंट हो जाए कि कौन लड़का कौन लड़की से शादी होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भ्रूण हत्या बंद हो, लड़कियां भी उसी अनुपात में पैदा हों जिससे कि हर लड़का हर लड़की का जो आगे का जीवन है वो एक परिवार के रूप में विकसित हो सके। आप सोचिए, यही थोड़े से बच्चे लड़के होते हैं जो सारे समाज में बलात्कार की घटना करके, या लड़कियां भाग जाती हैं, या शादी नहीं होती तो फिर वो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन समाज में होते हैं, अपराध होते हैं। तो उनको रोकने के लिए दृढ़ता के साथ ये नीति लागू की जानी चाहिए कि भ्रूण हत्या नहीं होगी। मैं बधाई देता हूँ, सरकार ने बहुत काम किया इसमें। तमाम अब जो भ्रूण हत्या के मामले होते, तमाम डॉक्टरों का चालान हुआ, तमाम बिचौलियों का चालान हुआ। नहीं भाई साहब, किसका हुआ मुझे तो नहीं लग रहा है। आप बताएं। जैसे चलिए, आप जब आईपीएस हुए तब से लेकर के और डीजीपी तक की जो यात्रा हुई, आपके संज्ञान में इस तरह के मामले, मुझे तो नहीं लगता किसी हॉस्पिटल पर हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए तो आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। बताऊं आपको, जब से ये कानून आया है, आप स्वयं जरा कभी चले जाइएगा किसी अस्पताल में टेस्ट कराने की लड़का है कि लड़की है, और वो डॉक्टर 10 बार इधर उधर सोचेगा, जल्दी टेस्ट करने को तैयार नहीं सोच करके तो होगा। कर देगा, सोचेगा जरूर लेकिन करेगा। और उसका भी इतना अच्छा असर पड़ा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कुछ प्रयास किए कि जरा चेक करावें कि करते हैं कि नहीं, और आप आश्चर्य करेंगे कि जितनी बार मैंने ये चेक कराने का प्रयास किया कि ये पेट में बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, तुरंत कंपाउंडर ने, तुरंत डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब ये गैर कानूनी हो गया है, इसके लिए माफ़ करिएगा। मैंने अपना परिचय नहीं बताया, लेकिन अच्छा भाई साहब, आपको देख करके कौन कहेगा, वो इतने मनोवैज्ञानिक उनका जो, मतलब आपका कहने का मैं पुलिस जान गए वो कि मैं नहीं, वो पुलिस जान हूं, जाएंगे, और हाव भाव से जान जाएंगे। और जो ऐसे कैसे होगा, आप अगर आपका ऐसा अनुभव है कि अभी भी भ्रूण हत्या के घटनाएं हो रही हैं, और अभी भी मेरी दृष्टि में इसमें काफ़ी नियंत्रण लगा है, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमें इससे लेसन लेते हुए भ्रूण हत्या के मामलों में, जैसे एक मेरा बहुत दृढ़ विश्वास, उसका भी उपाय हो नहीं पाया, क्या क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट, अपराध ना हो पहले से पता लग जाए कहाँ हो रहा है कहाँ। अभी हमारी पुलिस व्यवस्था में क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं बनी, सीआईयू। तो सीआईयू का क्या काम होगा कि कौन गिरोह क्या अपराध करने का प्लान कर रहा है, कौन डॉक्टर भ्रूण हत्या कर रहा है, कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, कौन घूस ले रहा है, कौन गड़बड़ी कर रहा है, इसका पहले से पुलिस का यही काम हो। अंग्रेजों ने क्रिमिनल तो बनाई थी कि देश विरोधी, उसको जिनको मानते थे वो कि ये देश विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं, इनको पकड़ो।
उसी तरह, लेकिन क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं बनाई थी, क्योंकि उनकी चिंता क्राइम के लिए उतनी नहीं थी जितनी उनकी चिंता थी पॉलिटिकल विरोध की। अब जरूरत है कि क्राइम को रोका जाए, क्राइम रोकने के लिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाए, उसी में भ्रूण हत्या को भी कवर किया जाए कि कोई व्यक्ति जहां भ्रूण हत्याएं होती हैं उनको पता लगाकर उन केंद्रों को बंद कराया जाए।